कई लोगों ने तो ये प्रचार किया कि श्याम कुमार जो है वो महाराष्ट्र का कचरा फैला रहे हैं, कि दलित कहाँ है मीडिया में। श्याम बेनेगल फिल्में उसी में बनाते हैं, पर उसमें से एक्टर और डायरेक्टर नहीं दिखता है। मैंने पहला नाटक डोम पहलवान है, तो डोम पहलवान नाटक किया, उसके बाद और जब नाटक किए तो बहुत से लखनऊ के जो थिएटर करने वाले थे उनको बड़ा खराब लगा। कहानियों पे नायक कभी दलित नहीं है, कहानी उसकी है मगर वो नायक नहीं है। फिर बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर पे नाटक किया, फिर बुद्ध पे नाटक किया, बुद्ध के नाटक खुद लिखे मैंने। और मुद्रा राक्षस ने कहा कि नहीं, ये काम जरूरी है। मुख्य धारा का थिएटर तो यही है, जो हंसी को लोगों की बात करेगा, उसका नायक तैयार करेगा, उसको दबा कुचला नहीं दिखाएगा, वो हीरो दिखाएगा उसमें। अभिवादन साथियों, एक सफाई कर्मचारी, एक कलाकार, एक लेखक, ऐसे तमाम किरदारों से सजे हुए श्याम कुमार आज हमारे साथ हैं। लखनऊ के रहने वाले श्याम कुमार अपने बचपन में अपने पिताजी के साथ सफाई के कामकाज से जुड़े हुए थे। एक सफाई कर्मी का पुत्र आज अपनी सफलता के कई बड़े झंडे गाड़ चुका है, चाहे वो स्पोर्ट्स के क्षेत्र में एक बॉडी बिल्डर के रूप में हो और चाहे थिएटर के एक बड़े कलाकार, एक लेखक के रूप में। बुद्धिज्म के साथ जुड़े हुए और डॉक्टर अंबेडकर की विचारधारा को मानने वाले श्री श्याम कुमार आज हमारे साथ हैं। एक सफाई कर्मचारी से अपना जीवन शुरू करने वाले श्याम कुमार अपने इस पूरी यात्रा को कैसे देखते हैं और इस यात्रा के दौरान अलग अलग मुकामों में उन्होंने किस तरह से अपने खुद के जीवन को एक नए मुकाम तक पहुंचाया और अपने काम की पूरी कामों से जुड़े हुए दौर में अपने समाज को कैसे जोड़ने का प्रयास किया, चाहे फिर वो उनका बॉडी बिल्डिंग का शौक रहा हो, चाहे फिर उनका थिएटर रहा हो या लेखक के रूप में आगे बढ़ने का रहा हो। अभी हाल ही में श्याम कुमार जी की एक किताब निकली है जिसमें उनके 3 नाटक शामिल हैं। ये अभी हाल ही में अक्टूबर 2024 में इस किताब का विमोचन किया गया है। निश्चित तौर पे इन तीनों ही किताब में जो 3 नाटक हैं, उन नाटक में सिर्फ नाटक ही नहीं होंगे बल्कि एक बेहतरीन सोच और आगे बढ़ने की ललक लिए हुए एक लेखक अपनी चीजों को आपके सामने रख रहा है। तो आइए आज हम बात करते हैं श्याम कुमार जी से और जानना चाहते हैं कि ये पूरा संघर्ष उन्होंने कैसे, इस पूरे संघर्ष में कैसे आगे आए और किस तरह से संघर्षपूर्ण जीवन में एक मुकाम तक पहुंचे। स्वागत है श्याम कुमार जी। तो कैसा, कहां से शुरू करेंगे आप? बचपन के बारे में कुछ बताएंगे अपने? बचपन में 12 साल का जब था मैं, तो मेरे पिताजी जो है 1994 को एक्सपायर हो गए थे। क्योंकि पिताजी नगर पालिका में काम करते थे, जो कि आप नगर निगम कहते हैं, तो उसमें एक सीवर कर्मचारी थे। और सीवर कर्मचारी के काम करते हुए वो एक अचानक एक हादसे में उनको सीवर में काम करते हुए गैस लग गई थी। तो गैस लगने के बाद वो काफ़ी 1-1.5 साल काफ़ी बीमार रहे। और जिस समय मेरे पिताजी बीमार रहते थे तो उस समय उनको क्या हुआ कि ज़्यादा हैवी काम ना लेकर उनको एक सुलभ शौचालय में जो है सफाई के काम के लिए रख दिया गया था। और वो सफाई का काम क्योंकि पिताजी कर नहीं पाते थे तो मैं उनको खुद ले जाता था। और आपने देखा होगा जो हजरतगंज में बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर का जो स्टैचू लगा हुआ है हजरतगंज चौराहे पे, पहले वहाँ पे सुलभ शौचालय था। तो वो सुलभ शौचालय में मैं काम करता था और पिताजी वहाँ जाते थे। वो लगातार ये सिलसिला चलता रहा 1-1.5 साल तक। उसके बाद 1984 में पिताजी जब एक्सपायर हो गए तो उधर 6-7 महीने हम लोग को काफ़ी दिक्कतें आई। तो क्योंकि मेरी पिताजी, आपकी माताजी भी सफाई कर्मी का ही काम करती? मेरी माताजी भी कोठियों में काम करती थी और एक आंगनबाड़ी कैसरबाग में है, उसमें मेरी मदर और मैं भी वहाँ पे हम लोग काम करते थे सफाई का। तो वहाँ पे खाने का स्थिति थी कि सुबह और दोपहर का और शाम का खाना हम लोग को वहाँ से मिल जाता था। क्योंकि पिताजी एक्सपायर हो चुके थे तो करीब 6-7 महीने के बाद लगी थी उनकी माताजी की, तो इस दौरान वहाँ से हम लोग खाना लाते थे। मैं और मेरी माँ दोनों जाते थे, तो दोपहर का भी खाना लाते थे और शाम का खाना लेते। तो हम लोग 4-5 भाई जो थे, मेरे 3 भाई थे और एक बहन थी मेरी। हम लोग 4 परिवार और मेरी माताजी 5 लोग मिलके वो खाते थे। लेकिन माँ की नौकरी लगने के बाद जी 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 आपके अंदर शिक्षा प्राप्त करने की जो ललक पैदा हुई, उसके चलते आपने 5वीं क्लास में CNS जैसे लखनऊ के सबसे प्रतिष्ठित स्कूल में एडमिशन भी लिया। जी 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 उसके बारे में बताइए। क्योंकि मुझे पढ़ने का बहुत शौक था और मैं कोशिश करता था कि बहुत अच्छे से स्कूल में पढूं।
क्योंकि मैंने क्लास 2 से लेकर 5वीं तक जो है वो ग्लेंडेल स्कूल एक था, वहाँ पे जो डिकास्टा मैडम थी वो कैथेड्रल स्कूल की टीचर थी। तो उन्होंने अपना रिटायरमेंट लेने के बाद एक छोटा सा हमारे जो भेड़ी वाली कोठी है उसमें एक स्कूल खोला था, और स्कूल में जो आसपास के जो गरीब बच्चे थे उनको उन्होंने पढ़ाने का काम शुरू किया था। तो मैं खुद वहाँ पे गया था, फिर उसमें एडमिशन लिया 5वें, वहाँ पढ़े, पिताजी एक्सपायर हो गए, फिर क्योंकि CMS में पढ़ना था तो CMS में जब एडमिशन लिया तो मुझे 6th क्लास में लेना था, क्योंकि 5वीं क्लास तक मैंने ग्लेंडेल में पढ़ चुका था। पर मेरा एडमिशन जब टेस्ट लिया गया तो 5वीं क्लास में ही एडमिशन लिया गया महानगर ब्रांच में। अब CMS स्कूल के छात्र हैं आप जी और महानगर की ब्रांच 12 बजे से शुरू होती थी। जी जी उसके पहले आप जाकर के अपने सफाई कर्मचारी का काम करते जी 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 सुलभ शौचालयों की सफाई या सरकारी जी। शौचालयों की सफाई का काम करते जी थे। जी जी। क्या कभी आपके स्कूल में इसकी कोई खबर लगी या आपने क्या कैसे इस नहीं, स्कूल में किसी को ये पता नहीं था, क्योंकि सुबह मैं काम करता था माँ के साथ में जाके, और 12 बजे से स्कूल लगता था, 12 साढ़े 12 बजे वो लगता था, तो मैं साइकिल से ही अपने घर बेड़ी वाली कोठी से वहाँ महानगर तक जाता था। किसी को स्कूल के लोगों को किसी को नहीं पता था। लेकिन वहां पे भी आप मुश्किल से 6 महीने ही पढ़ पाए और आपके अपने अंदर जो तमाम द्वंद्व या तमाम तरह की बेचैनियां थी उसने आपको वहां बहुत ज़्यादा पढ़ने का मौका नहीं दिया और आप वहां से निकल गए और उसके बाद आप भटकते रहे। हाँ, क्योंकि वहाँ की पढ़ाई बहुत हार्ड थी, और क्योंकि मेरी पढ़ाई बहुत इतनी हाई लेवल पर नहीं हुई थी, तो वहाँ पे अंग्रेज़ी बहुत अच्छी हाई थी, और बहुत सी चीज़ें मुझे समझ में नहीं आती थी। इस वजह से 6 महीने तक मैंने किसी तरीके से वहाँ चलाया। उसके बाद 6 महीने बाद मैंने वहाँ स्कूल गया ही नहीं। अपनी इस बेचैनियों को लेकर के आप होते होते वेट लिफ्टिंग की कोच के तक पहुंच गए और संयोग से कुछ ऐसी परिस्थितियां बनी कि आपके पास एक मौका बना कि आप वेट लिफ्टिंग के क्षेत्र में अपने आप को आजमा सकते हैं। वो क्या कहानी थी? उसमें ऐसा था कि क्रिकेट का मुझे बहुत शौक था बचपन से ही। तो क्योंकि KD सिंह बाबू स्टेडियम जो एक ऐसा वो था, सेंटर था, जहाँ पे सारे खिलाड़ी तैयार किए जाते थे। तो उसी के आगे एक वेट लिफ्टिंग हॉल भी था, तो पुराना वेट लिफ्टिंग हॉल था, तो मैं वहाँ अक्सर जाता रहता था देखने के लिए। तो उसमें वहाँ पे GP शर्मा जी जो है वो नए कोच आए थे, और वो काफ़ी लोगों को, बच्चों को ढूंढ रहे थे, छोटे बच्चों को, जिनको वो ट्रेनिंग करा सके। तो एक दिन ऐसा हुआ कि अक्सर मैं जब जाता था तो कभी भी जैसे चाय लाना है या कुछ भी लाना है तो कह देते थे, तो मैं होटल सामने ही पहाड़ी का होटल था, वहाँ से चाय ले आता था। तो बीच में 3-4 दिन 5-6 दिन में नहीं गया, 1 हफ्ता तक नहीं गया। तो उन लोगों को, GP शर्मा जी को ये हुआ कि भाई वो जो लड़का आता था वो दिखता नहीं, कहाँ गया है। तो उन्होंने पूछा होगा चाय वाले से, तो चाय वाले ने कहा कि भाई हम तो सोचते थे कि आप क्या लड़का है, और वो हमारी दुकान पर तो काम नहीं करता। तो उसी में जो हमारे एक सीनियर थे, क्या नाम है, मोहम्मद रईस, क्योंकि सचिवालय में अपने पिताजी की जगह नौकरी करते थे और वेट लिफ्टिंग भी करते थे। तो सुबह सुबह जब मैं काम करके आ रहा था, तो जो हिंदी संस्थान का जो नीचे का SBI का जो रोड जाता है उधर से वो आ रहे थे, और मैं इधर से जा रहा था। वो मुझे देख के साइकिल से रोक लिया कि तुम इतने दिन से आए क्यों नहीं, और तुम्हें को साहब पूछ रहे थे। तो बोले तुम सुबह आओ और ट्रेनिंग करो, क्योंकि मैं सुबह काम करने भी जाता था। तो मैंने उनको झूठ बोला कि नहीं, मैं सुबह तो नहीं आ सकता, मैं पढ़ाई पे जाता हूँ और मैं शाम को आऊँगा। तो मैं शाम को गया, तो GP शर्मा जी ने पूछा और कहा कि तुम क्या वेट लिफ्टिंग करोगे, तो मैं तुरंत राज़ी हो गया। तब से मेरी वहाँ से वो ट्रेनिंग शुरू हो गई, और ट्रेनिंग शुरू होने के बाद फिर मैं सुबह अपना काम भी करता था और शाम को जाके वेट लिफ्टिंग करता। और वेट लिफ्टिंग करते हुए आपने तमाम स्टेट लेवल के प्रतियोगिताएं जीती, तमाम अन्य जगहों में प्रतियोगिताएं जीती, लेकिन वेट लिफ्टिंग तो एक बहुत ही खर्चीलू किस्म का फन है, का काम है। ये इस वेट लिफ्टिंग के काम में तो आपको खाने पीने की बहुत बेहतरीन व्यवस्था करनी पड़ती है। कैसे ये व्यवस्था करते थे? नहीं, हाँ, ये बात सही कि उसमें खाने के लिए बहुत अच्छी डाइट चाहिए और प्रोटीन भी चाहिए उसमें। तो उसमें ये कहता है, आपने देखा होगा कि डालीगंज जो पुल है, वहाँ पे अक्सर शाम को जाएंगे तो वहाँ पे आपको थोड़े से खराब फल, जिसमें सेब है, संतरा है, बहुत से खराब फल, थोड़े जो हल्के से दागी होते हैं कहीं से, तो वो हम लोग शाम को वहाँ से खरीद लेते थे। मैं खरीद लेता था और घर आके उसको काट उठ के, तो खराब जो हिस्सा होता था वो निकाल देता था, क्योंकि आपको मीट भी चाहिए खाने के लिए, तो मीट के लिए भी व्यवस्था करनी होती थी। और किसी तरीके से हमारा जो घर था उसके ऊपर एक छत थी, वहाँ पे कुकर रखा था, उसमें मैं किसी तरीके से मीट लाकर उसमें बॉयल करके। मीट की व्यवस्था कैसे करते थे? मीट की व्यवस्था जो काम करता था उससे जो पैसे आते थे, वो उससे पैसे इकट्ठा करके उसी से हफ्ते में 1 या 2 बार जो है वो करते थे, उसी को पैसे इकट्ठा करके। तो इस वेट लिफ्टिंग के शौक ने आपको एक दिशा तो दे दी,
और उसने आपको सफलता के इस मुकाम तक पहुंचा दिया कि इस वेट लिफ्टिंग के ही कारण से आपको केंद्र सरकार के पोस्टल विभाग में नौकरी भी मिल गई। जी 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 जी। ये क्या कहानी थी? देखिए, उस समय मैं 16 साल का था, तो उस समय 16 साल में सब जूनियर और जूनियर चैंपियनशिप होती थी स्पोर्ट्स की, और नेशनल गेम्स भी होते थे। तो मैं 16 साल में ही स्टेट चैंपियन और सब जूनियर और जूनियर दोनों चैंपियन हुआ। उसके बाद जूनियर नेशनल में खेलने गया। पहला जूनियर नेशनल कलकत्ता में गया, फिर बेंगलोर, फिर आपके मद्रास में हुआ, फिर बेंगलोर में हुआ, फिर दावणगिरी में हुआ, कई जगह मैं खेलने गया। फिर उसके बाद इंटरस्टी भी मैं खेला। इस दौरान मेरी पढ़ाई भी चलती रही, मतलब स्पोर्ट्स के साथ प्राइवेट पढ़ाई भी चलती रही। फिर मैंने हाई स्कूल किया, हाई स्कूल के बाद इंटर किया, इंटर के बाद ग्रेजुएशन भी कराया था। तो ग्रेजुएशन के करते थी और वो लड़का चैंपियन हुआ था। उस लड़के को ट्रायल में मैंने यहाँ पे काटा था, और उसमें मैं चैंपियन हुआ था उस प्रतियोगिता के जो पोस्टल डिपार्टमेंट से हुई थी। तो उसके आधार पर जो है जिन लोगों ने गोल्ड मेडल प्राप्त किया था उनके ही अपॉइंटमेंट किए गए। कहाँ तो आप वेट लिफ्टर, जी जी और होते होते आप थिएटर करने लग गए। जी जी जी। ये क्या कहानी है? थिएटर में कि 96 तक मैं लगातार अच्छा सा करता रहा, वेट लिफ्टिंग करता रहा, डिपार्टमेंट से मेडल भी लाया, गोल्ड मेडल भी लाया। अचानक मेरी ये रिस्ट में फ्रैक्चर हो गया था, क्योंकि जब रिस्ट में फ्रैक्चर होता है तो आप स्नैच नहीं कर सकते। क्लीन करने में तो कोई दिक्कत नहीं है, जर्क और स्नैच में दिक्कत होती है, क्योंकि आपको हाथ ऊपर होल्ड करना पड़ता है। तो हमारे यहाँ DK चटर्जी थे जो PhD में नौकरी करते थे, मैं भी उस समय PhD में ही कार्य था। तो वो दर्पण संस्था थे। उन्होंने मुझसे कहा कि श्याम, तुम यार बड़े परेशान रहते हो, क्या बात है, और तुम थिएटर करो, तुम तो गाते भी हो अच्छा और देखने में भी अच्छे लगते हो, थिएटर करना शुरू करो। तो उसी समय PD वर्मा जो है वो इंडस्ट्रियल स्कूल में एक नाटक की तैयारी करा रहे थे। उस नाटक का नाम था एक था गधा उर्फ अलादाद खां, और यायावर संस्था से था वो। जितिन मित्तल जी उसके संस्थापक और निदेशक थे। तो मुझे इन्होंने एक चिट्ठी लिखी, कागज़ लिखा और PD वर्मा जी के पास भेजा। तो मैं इंडस्ट्रियल स्कूल गया, शाम को वहाँ रिहर्सल चल रही थी, और मुझे पहली बार लगा कि रिहर्सल ऐसे की जाती है, क्योंकि मैं एकेडमिक से था, थिएटर से वो स्पोर्ट्स में था। तो मुझे नियम और समय का पाबंद है और कमिटमेंट है, ये सब बहुत पहले से ही मैं इसमें वो था। तो मैं थिएटर में उसी से मेरी थिएटर से दौरान शुरुआत हो गई। और इत्तेफाक ये रहा कि उसी समय बंशी कौल आए हुए थे। बंशी साहब आए थे। बंशी कौल हाँ, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त नाट्य निर्देशक हैं जी, NSD के थे वो। और यहाँ BNA जो भारतीय नाटक केंद्र भी है, उसमें एक नाटक का वो मंचन करने के लिए आए थे। जो स्टूडेंट फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर के जो स्टूडेंट थे, BNA के जो स्टूडेंट थे, उनके साथ एक वो नाटक कर रहे थे, मर्डर इन द कैथेड्रल, मतलब मर्डर इन द कैथेड्रल। वो एक नाटक कर रहे थे, और उनका एक प्लान था कि शाम को वो जो लोकल लोग हैं, जो मतलब व्यावसायिक रंगमंच नहीं करते हैं और क्या नाम है अमेच्योर थिएटर करते हैं, लखनऊ के रंगकर्मी जो है उनको लेकर, जो नवयुवक थे, उनको एक वर्कशॉप करना चाह रहे थे। तो उन्होंने एक वर्कशॉप का आयोजन किया। उसमें यहाँ पे सचिव जो थी, सरिता श्रीवास्तव मैडम एक सचिव थी। तो उन्होंने ट्रायल रखा कि आपको ऑडिशन देना है, जो ऑडिशन में बच्चे पास होंगे उसी में उनका आपका दाखिला होगा, और आप उसमें 1 महीने की वर्कशॉप होगी। तो मैंने उसमें ट्रायल दिया और हमारा सिलेक्शन हो गया। बंशी कौल जी ने पूछा क्या करते हो, तो मैंने बताया कि मैं नौकरी भी करता हूँ और मैं स्पोर्ट्स से हूँ। तो वो बंशी जी स्पोर्ट्स वालों को भी बहुत लाइक करते थे, बल्कि स्पोर्ट्स वालों को जो भी लड़के मेहनती थे या जान जाते थे, वो देख के बता देते थे कि ये आदमी करेगा या नहीं करेगा। उनके अंदर इतना स्पोर्ट्स के लोगों के साथ शायद एक अनुशासन रहता है, और थिएटर भी अनुशासन की मांग करता है। जी जी जी, शायद ये भी एक हाँ, ये बहुत बड़ा प्लस पॉइंट था। और क्योंकि मैं शुरू से अनुशासित होकर आया था, टाइम से खाना, टाइम से सोना, टाइम से अपना काम करना, टाइम से अपनी प्रैक्टिस करना, सब कुछ टाइम के आधार पे करते थे। तो 1 महीने की वर्कशॉप मैंने की। तो उन्होंने बिल्कुल, जो जैसे मैं स्पोर्ट्स में बिल्कुल बिगिनिंग से, हमारे GP शर्मा कोच साहब थे, उन्होंने सिखाया था कि कैसे आपकी टेक्निक होनी चाहिए, कैसे आपको करना है, कैसे उठना है, कैसे बैठना, कौन सी एक्सरसाइज कितने सेट करने हैं, इसी तरीके की ट्रेनिंग वो अपने थिएटर में करा रहे थे। बिगिनिंग की ट्रेनिंग जो होती है, तो बिल्कुल एक तरह से बंशी कौल आपके नाटक के क्षेत्र में जी गुरु, पहले गुरु हैं। और वैसे तो PD वर्मा जी भी हैं, क्योंकि पहला नाटक मैंने उनके साथ में किया। तो फिर उन्होंने बंशी जी ने कहा कि तुम नौकरी भी करते हो, तुम भोपाल आ जाओ। भोपाल में रंग विदूषक नाम से उनका एक संस्था है, और रंग विदूषक में वो विदूषकी शैली पर काम करते हैं। जो विदूषकी शैली है उनकी खुद की एस्टेब्लिशमेंट है। तो उन्होंने कहा कि तुम भोपाल आ जाओ और तुम हमारे साथ जो रेपेट्री है उसमें काम करो, और मैं तुम्हारा ट्रांसफ़र भी करा दूंगा। तो मैं फिर भोपाल भी गया। भोपाल में रहकर उनके साथ में, कितने साल रहे भोपाल? भोपाल में मैंने ज़्यादा नहीं, 2 महीने में रह पाया वहाँ पर। और 2 महीने में रह के, मैं अगर 2 महीने का काम मुझे लग रहा है 2 साल मैंने वो काम पूरा किया। ये तो वो एक दौर था। उसके बाद आपने अपना खुद का भी नाटक में आपने खुद अपने स्तर के कई सारे प्रयोग किए। जी जी जी।
वो क्या प्रयोग थे? वो घटना एक ऐसी कि मैं तो वैसे जो भी एनएसडी के जितने बड़े डायरेक्टर्स आए उसको बीएनए की रेपर्टरी में भी मैं रहा। बीएनए की रेपर्टरी में भानु भारती जी एक नाटक कर रहे थे चंद्रवासी को चंगू, उनके साथ रहकर काम करने का अनुभव मिला। फिर निसार अलाना और जी आए और फिर और लोग भी आए और इनके साथ भी हमें काम करने का मौका, मतलब अच्छे लोगों को काम करने का मौका मिला। फिर लखनऊ में जब मैं रहा तो मैंने सूरमोहन कुशरे जी के साथ में काफ़ी काम किया, उनसे मुझे बहुत कुछ सीखने को मिला, खासकर स्पीच में मुझे बहुत सीखने को मिला। और 2005 में 2004 में बल्कि और 2004 और 5 में सूरमोहन जी एक नाटक डायरेक्ट कर रहे थे, उसका नाम था बेगम और बागी। तो वो विद्रोह का एक नाटक था कि जो सरदार है वो कैसे शासन की सत्ता के खिलाफ विद्रोह करता है और रानी को कैद कर लिया जाता है और सारी सत्ता पर वो काबज कराया। तो उसमें मेन जो सरदार का रोल था वो मैं कर रहा था। उसमें अनामिका जो एनएसडी रेपर्टरी भी रही और एनएसडी भी किया, उसने बड़ा अच्छे रोल किया, वो भी उसमें उस समय काम कर रही थी मैं। तो 2005 में एनएसडी में प्ले हुआ, इसका लखनऊ में हुआ और उसके बाद ये पाकिस्तान में भी इसका मंचन हुआ, वर्ल्ड परफॉर्मिंग आर्ट फेस्टिवल में इसका मंचन हुआ, उसमें मेरा बेटा भी गया था। तो जब वहाँ हम लोग गए तो हमने देखा कि नीचे एक जो है, पाकिस्तान गए थे? मैं पाकिस्तान गया था उस प्ले के साथ में। तो जब मैं देखा कि वहाँ नीचे जहाँ हम लोग होटल में रुके थे वहाँ पे एक जूता बनाने वाला अपना जूता बनाने का काम कर रहा था और शुक्रवार या कोई ऐसा दिन था जिसमें नमाज का समय था। तो मैं कुछ गया था नीचे टहलने में, आता तो घूमने फिरने की, तो देखा वो नमाज पढ़ने के लिए वो साहब ने मस्जिद में गया, वहाँ कुछ खाने की व्यवस्था थी, सब लोग साथ में खा पी रहे थे। तो मुझे लगा कि हमारे यहाँ तो है ऐसा, मगर जैसे अगर पता चलता है कास्ट को लेकर या लेकर तो थोड़ा सा वो दूरी बना लेते हैं, दूरी बनाने का काम ज़्यादा, और उनके दिमाग में जहन में रहता है कि ये आदमी फला कास्ट है, तो उनके मन मस्तिष्क में ये चीज़ चलती रहती है। जब लौट के आया था फिर 2005 में मैंने थिएटर की स्थापना की, सम्यक नाट्य संस्थान, उसका नाम ही सम्यक रखा, क्योंकि उस दौरान में भगवान बुद्ध का जो साहित्य है और बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर का जो संघर्ष है उसको थोड़ा थोड़ा था मैं समझने लगा था, समझ चुका था। इसलिए मैंने अपने घर का भी नाम तथागत रखा, क्योंकि मुझे थोड़ा थोड़ा जानकारी हो गई थी। और जब मैं 1991 में पहली किताब में जब बनारस में गया तो बनारस में हमारा ट्रायल था, वेट लिफ्टिंग का ट्रायल था और हम लोग सहारनपुर में ट्रेनिंग कर रहे थे, अपने डिपार्टमेंट की ट्रेनिंग कर रहे थे, जो डिपार्टमेंट कोर्स होता है उसकी ट्रेनिंग कर रहे थे। तो बनारस में जब गया तो बनारस के रेलवे स्टेशन में मुझे एक छोटी सी किताब मिली, वो भगवान बुद्ध के जीवन परिचय था, वो किताब मेरे पास अभी भी है। तो जब मैंने उसको पढ़ा तो मुझे थोड़ा सा अलग तरह से चीज़ें लगी, शायद तभी से रुझान होगा, वो तभी से वो चलता रहा, इसलिए मैंने अपनी नाटक संस्था का नाम भी सम्यक रखा। फिर सम्यक रखने के बाद ही मेरा दिमाग ये काम करने लगा कि जो कहानियाँ हैं, जैसे प्रेमचंद जी ने काफ़ी कहानियाँ लिखी हैं, बहुत से लोगों ने कहानियाँ लिखी, तो मेन काम तो जो कहानियाँ हैं जो या जिसको कहीं भी थिएटर में नामो निशान नहीं है, कहानियाँ हम उन्हीं की कहते हैं। वंशी क्या नाम है, श्याम बेनेगल फिल्में उसी में बनाते हैं, मगर उसमें से एक्टर और डायरेक्टर नहीं दिखता है। का भी है कि वहाँ इतने साल हो गए आज तक भी कोई डायरेक्टर जो है, मतलब जिस वंचित वर्ग के मुद्दों को थिएटर में दिखाया जाता है, जिनकी कहानियां होती हैं, वास्तव में उन समाजों के लोगों को इन थिएटर में अपनी प्रतिभा को दिखाने का कोई भी मौका नहीं मिलता है। तो यही कहना नहीं, मौका मिलता है मगर बहुत छोटे स्तर पर, वो डायरेक्टर नहीं हो सकते, मतलब उसमें आगे बढ़ने की संभावनाएं बहुत ज्यादा नहीं, बहुत मतलब ये कि बैक स्टेज में हो या मुख्य एक्टर के रूप में। मगर मेरे साथ ये नहीं रहा, मैं ज़्यादातर जो नाटक हुए उसमें मुख्य कलाकार भी रहा हूँ, क्योंकि मेरा स्पोर्ट्स का बैकग्राउंड था, मेहनत करने का बैकग्राउंड था कि मेहनत आप किसी को रोक नहीं सकते। आपको एक बार मौका मिलेगा तो आप उससे थोड़ा फ़ायदा उठा सकते, मगर बाद में आपको उसकी ज़रूरत महसूस होगी तो आप कहोगे कुछ भी हो उसी को बुलाओ। तो मेरे साथ ये रहा ज़्यादा। फिर मैंने कहानियाँ अपनी खुद की कहनी शुरू कर दी। मैंने पहला नाटक डोम पहलवान के 113वें जन्मदिवस की पूर्व संध्या पर 13 अप्रैल 2007 में मैंने पहला नाटक किया, डोम पहलवान। वो क्या नाम है, कहानी थी, हंस पत्रिका में कहानी छपी थी और उसको चंद्रकिशोर जायसवाल जो पुणे के रहने वाले, उनसे मैंने परमिशन लेकर उसका नाटक रूपांतर किया और उसको नाटक किया। तो डोम पहलवान नाटक किया, उसके बाद और जब नाटक किए तो बहुत से लखनऊ के जो थिएटर करने वाले थे उनको बड़ा खराब लगता। कहानियों पे नायक कभी दलित नहीं है, कहानी उसकी है मगर वो नायक नहीं है। नायक होगा वो विद्रोह करेगा, वो ही तो चाहे जाति व्यवस्था हो या सामंती व्यवस्था हो, कोई भी, वो उसमें एक विद्रोह का प्रतीक हो और वो नायक रहेगा, मेन हीरो रहेगा, वो दबा कुचला नहीं रहेगा, दबा कुचले के बाद जी हजूरी नहीं करेगा, ऐसा नायक। तो इस तरह का मैंने डेवलपमेंट किया। तो इस तरह के डेवलपमेंट में कई नाटक मैंने किए। मैंने डोम पहलवान किया, फिर अब की बात वो क्या नाम है, जब मैंने जात छुपाई कहानी है,
बागुल और बागुल की कहानी है, ये किया। उसके बाद माता दीन है, क्या नाम है, भंगी। माता दीन भंगी का वो किया। फिर यहाँ के राज्यपाल थे अरुणाचल प्रदेश के, उनके कई नाटक लिखे थे, उन पे मैंने नाटकों का मंजन किया। फिर बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर पे नाटक किया, फिर बुद्ध पे नाटक किया, बुद्ध के नाटक खुद लिखे मैंने। फिर मिलिंद प्रश्न किया, फिर कुलपुत्र यश किया। तो इस तरह की कहानियों को लेकर मैं लोगों के बीच में आता रहा। कामरेड का बक्सा किया मैंने। कामरेड के बक्से में डिबेट है कि कम्युनिस्ट का जो बाप जो है वो अम्बेडकरवादी है और बेटा कम्युनिस्ट है, तो उनके बीच की डिबेट है वो एकल नाटक है, सूरज बड़तिया का लिखा हुआ कहानी है। उस कहानी को नाटक रूपांतर करके मैंने यहाँ लखनऊ में किया, कई जगह उसके शोज़ किए, नागपुर में किया, फिर बाद में बहुत जगह उसके मैं शोज़ लगातार करता रहा। और तो ये एक स्वर हमने वो किया। तो कुछ समय लोगों को दिक्कतें आई। बाद में यहाँ पर जब इसकी गोष्ठियाँ भी मैंने कराना शुरू किया, उसमें गोष्ठियों में मुद्रा राक्षस जी का बहुत बड़ा अहम रोल है। और मुद्रा राक्षस ने कहा कि नहीं, ये काम ज़रूरी है। मुख्य धारा का थिएटर तो यही है, जो हंसी को लोगों की बात करेगा, उसका नायक तैयार करेगा, उसको दबा कुचला नहीं दिखाएगा, वो हीरो दिखाएगा उसमें। तो इस तरह से फिर गोष्ठियाँ की, दलित मीडिया पे गोष्ठियाँ की कि दलित में, मीडिया में दलित विषय था, मीडिया में दलित, कि दलित कहाँ है मीडिया में, उसका क्या स्थान है। सारे लोग तो बड़े तबके के लोग हैं, उच्च जाति के लोग हैं, है ना। तो ये आज की मीडिया में जो दलित है वो कहाँ पर है, उसका कोई स्थान नहीं है। अगर आता भी है तो थोड़े समय के लिए आता, फिर बाद में वो हंसिए से बाहर कर दिया जाता है और उसका कोई रोल नहीं है इसमें। तो इस पर भी काम करना शुरू किया। मगर एक उसका ये फ़ायदा ये हुआ कि लोगों ने फिर, चाहे पत्रकारिता हो चाहे मीडिया हो, इन लोगों की बात को लेकर आने लगे। इस पर चर्चा शुरू होने लगी, इस पर डिबेट होने लगी, बातचीत होने लगी। अब ये नहीं रह गया कि कोई इस पर चर्चा करते हुए हिचकिचाए। पहले लोग हिचकिचाते थे, बाद में जो थिएटर करने वाले लोग, इन्होंने भी इसको सपोर्ट किया, इन्होंने भी कहा कि नहीं, ये बात सही है। और काफ़ी हद तक इप्टा ने भी इसका समर्थन किया कि नहीं, ये ज़रूरी है और ये थिएटर जो टूटा हुआ था इसको आना चाहिए आगे। कई लोगों ने तो ये प्रचार किया कि श्याम कुमार जो है वो महाराष्ट्र का कचरा फैला रहे हैं। तब क्या कि जो कहानियों में दलितों का और इनकी कहानियाँ और इनको नायक दिखाना और ये सब चीज़ें कोई बहुत वही थिएटर तो वो नहीं होता है। देखिए, महाराष्ट्र के थिएटर की खास बात ये रही है कि उसमें जो दबे कुचले वर्ग के नायक को एक संघर्षरत व्यक्तित्व के बतौर स्थापित किया गया। और वो उसका उद्देश्य ये रहता था कि समाज जो है वो अपने संघर्षों के लिए आगे आए, वो अपने सम्मान के लिए, अपने विकास के लिए वो खुद आत्मनिर्भर बने। तो महाराष्ट्र का तो एक पूरे संघर्ष का एक लंबा इतिहास है दलित वर्ग का। तो निश्चित तौर से अगर वहां से भी कुछ लिया गया तो उस पर तो कोई बुराई नहीं होनी चाहिए। नहीं, उनको यहाँ दिक्कत ये होती थी कि एक अलग तरह का ट्रेंड चल गया था, एक अलग तरह की चर्चा होने लगी। जब मेरे नाटक होते तो लोग देखने जरूर आते, बहुत भीड़ रहती थी, देखने आते थे, बाहर वो चर्चा भी करते थे, मगर उनको कोई कुछ खटकता था। खटकता इसलिए था कि मैं जाति व्यवस्था पे ये स्थापित जो नाटक या नाट्य था, हाँ, या स्थापित रंगमंच जो था, ये उसके लिए एक चुनौती बन रहा था। आप इसको ऐसे देखें। हाँ, बिल्कुल चुनौती बना था, क्योंकि मैंने फेस्टिवल यहाँ करना शुरू कर दिया। 2-3 दिन का, मैं 4 दिन का फेस्टिवल करता था, उसमें लोगों को बुलाता था, वो अपनी कहानियाँ कहते थे। तो उससे एक अलग तरह का एक डिबेट छिड़ गई थी, एक अलग तरह का वो बर्ताव हो गया था, बल्कि मेरी पहचान बन गई थी कि ये श्याम कुमार का नाटक है। तो वो जान जाते थे कि श्याम कुमार उस नाटक के द्वारा क्या कहना चाह रहे हैं। तो लोग देखने भी आते थे, ऐसा नहीं, क्योंकि नई नई चीज़ें मिलती थी भाई, नई नई चीज़ें मिलती थी, नई नई तरह की सोच पैदा होती थी, डिबेट पैदा होती थी, वो सब कुछ उनको लगता था। मगर वो कहीं पे खुलकर उस बात को एग्री नहीं कर रहे थे, अंदर से एग्री नहीं कर रहे थे। बल्कि इस बारे में बंशी जी से भी हमारी बात हुई और NSD के भी काफ़ी लोग बातचीत हुई, मगर वो कहते थे कि भाई थिएटर में दलित का मतलब क्या है। तो मैं कहता था भाई थिएटर तो दलित का वो है। याद है एक बार भी किसी एक नाटक के बाद मुझे बोलने के लिए कहा गया, और उसमें जब मैंने कहा कि मूल रूप से जितनी भी कलाएं हैं रंगमंच समेत, ये मूल रूप से तो दबे कुचले समाज की ही परंपरागत कलाएं हैं और ये उनके अपने जीवन को चलाने के माध्यम भी रही, जो जिनको ओवर द पीरियड एक समय के बाद कला के नाम पे या शास्त्रीयता के नाम पे ये उनके पास से लेकर के दूसरे वर्गों ने अपनी कला के रूप में स्थापित कर दिया और शास्त्रीयता का उसको एक जामा पहना दिया। और दूसरी बात यह है, जैसे रंगमंच को देखिए तो उसका बड़ा सबूत यह है कि रंगमंच को अगर आप इसका पुराना इतिहास देखें तो पहले थिएटर में जो मंच होता था वो बीच में होता था और दर्शक चारों तरफ होता था, और दर्शक और मंच के बीच में कोई ऊंचाई का फर्क नहीं था। लेकिन जो थिएटर हुआ, जो ये रंगमंच हुआ, जो इसमें शास्त्रीयता ढाली गई, मंच एक तरफ कोने में चला गया और उसको आम जनता से
4 फीट 5 फीट ऊंचा कर दिया गया, और ये फर्क जो हायरार्की है, गैर बराबरी है, वो उसको स्थापित कर रहा है। स्थापित कर रहे हैं। अच्छा, एक चीज और देखिए, हम लोगों ने इसकी भी डिबेट की कि ज्योतिबा फूले ने 1858 में नाटक लिखा, तृतीय रत्न में। उसके बाद उनके और कई नाटक लिखे, और ज्योतिबा फूले ने लिखा भी और खुद खेला भी उसको, और उसका बहुत बड़ा एक हुजूम भी तैयार हुआ। और उस पर वो दिखा, ज्योतिबा फूले ने 1858 में जो नाटक लिखा, वही उसी के थोड़ा सा आप अगर उनका देखें, क्या नाम है, वो नाटक देखें, कफन देखें आप, या सदगति देखें, सदगति आप देखेंगे तो सदगति को जब आप देखेंगे और ज्योतिबा फूले का त्रिरत्न देखेंगे, तो आपको लगेगा कि दोनों कहीं सेम है, कहीं ना कहीं कुछ है, बल्कि वो 1858 में लिखा गया, और 1858 में ज्योतिबा फूले ने उसको मंचन भी किया गया। और काफी लोगों, मगर कहीं भी उत्तर भारत में या कहीं भी ज्योतिबा फूले के नाटकों के बारे में चर्चा नहीं होती, कोई भी चर्चा नहीं करता। मूल रूप से देखिए, दलित थिएटर या वंचितों का थिएटर या हाशिया के समाज का थिएटर, ये उत्तर भारत में बहुत देरी से एंटर किया। हाँ, देरी से किया, खासतौर पे 80 के दशक के बाद से एंटर किया है, और ठीक ठाक ढंग से इसको पहचान मिलनी शुरू हुई है पिछले 2 दशक में। जी 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 जी। तो ये रहा। अच्छा, एक चीज बताइए कि आपने थिएटर को अपने समाज के साथ कैसे जोड़ के देखते हैं? नहीं, मैंने, आप मूल रूप से एक कहना चाहिए स्वच्छकार समाज का प्रतिनिधित्व करते हैं, और वहां से निकले आप जैसे बहुत बिरले लोग हैं जो कला के क्षेत्र में इस तरह के प्रयोग कर रहे हैं। तो आप अपनी इस कला को किस प्रकार से अपने समाज के लिए इस्तेमाल करने की सोचते हैं? नहीं, एक तो आपको बता दें, 2011 में हम लोगों ने एक वर्कशॉप पहली वर्कशॉप हम लोगों ने करना शुरू की, और 4 जगह हम लोगों ने किया। उस पर जहाँ मेरा घर है भिड़ेली कोठी, हमारा जो मकान था उसकी छत पे शुरू किया। उसके बाद हमने बापू नगर है यहाँ पर, केडी सिंह बाबू स्टेडियम के पीछे, वहाँ पे शुरू किया। फिर चारबाग में पंचायत भवन है विजयनगर में, वहाँ पे शुरू किया। और उसके बाद में नहर किनारा एक जगह है, वहाँ पर भी एक मंदिर बना हो, वहाँ पे हम लोगों ने 4 जगह वर्कशॉप किया। और उसका मुख्य उद्देश्य ये था कि जो इस तबके के बच्चे हैं, इस समाज के जो बच्चे हैं, उनको कैसे शिक्षा से जोड़ा जाए, क्योंकि जब तक हम शिक्षा से नहीं जोड़ेंगे, तो उसके लिए शिक्षा से जोड़ने में सबसे बड़ा माध्यम ये था मेरे पास में। क्योंकि जब हम नाटक करते हैं तो उसमें रीडिंग करनी पड़ती है, और रीडिंग करके बोलना पड़ता है, तो बहुत सी चीज़ें उसमें एक्सरसाइज होती है। तो ये प्रयोग करना शुरू किया, तो उससे ये हुआ कि जो बच्चे पढ़ने लिखने में कमज़ोर थे या पढ़ना लिखना नहीं चाहते थे। वैसे भी माना जाता है जो थिएटर जो है वो पर्सनैलिटी डेवलपमेंट का एक बड़ा माध्यम। हाँ, बहुत बड़ा माध्यम है, और उससे बहुत बेनिफिट हुआ। तो जब हमने बच्चों के साथ काम करना शुरू किया, उसमें अर्चना ने भी हमारा काफ़ी सपोर्ट किया, मेरा बड़ा छोटा भाई जो बलराम, ये 3 लोगों ने मिलकर हम लोगों ने बहुत लगातार काम किए। और दोपहर में जाके और शाम को जाके हम लोग वर्कशॉप करते थे, पूरे 1 महीने की वर्कशॉप चलाते थे, मई से लेकर जून तक। और जून में ही, जुलाई में हम लोग फेस्टिवल करते थे, 4-4 दिन का फेस्टिवल करते थे, ये राय मोहनाथ बलि प्रेक्षागृह। तो वो सारे बच्चों को इकट्ठा करके नई नई कहानियों के साथ में, नई नई चीज़ों के साथ में नाटक करते थे। तो जो वो बच्चे नाटक के पढ़ते थे, वो बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के बारे में या अपने जो महापुरुषों के बारे में जानते थे, और ये उनके पेरेंट्स नहीं जानते थे, वो पेरेंट्स लोगों ने जानना शुरू किया। फिर वो बच्चे अपना आप तरीके से जय भीम बोलने लगे, एक संबोधन उनका हो गया। और फिर बाबा साहब के बारे में पढ़ना लिखना और सोचना। उसमें से तमाम बच्चे आज की तारीख में ग्रेजुएट हो चुके हैं, कई बच्चे स्पोर्ट्स में चले गए, कई बच्चे इंटर कर लिया, कई बच्चे कहीं अपना नौकरी कर रहे हैं। तो उससे एक बहुत बड़ा लाभ 5-6 साल जो हमने किया 2011 से लेकर 2017 तक, उसका लाभ ये मिला कि ये बच्चे कम से कम इनके फैमिली में और बच्चों में पढ़ने की ललक रहेगी। और जब तक शिक्षा हमारे पास नहीं है, ये समाज जो पिछड़ा हुआ है, उसका सबसे बड़ा आधार जो है वो शिक्षा है। तो ये कहानी थी श्याम कुमार जी की, वेट लिफ्टर से रंगमंच तक, सफाई कर्मचारी से एक लेखक तक, बुद्ध के दर्शन को मानने वाले, डॉक्टर अंबेडकर को अपनी की विचारधारा के साथ आगे बढ़ने वाले, सामाजिक बदलाव में अपनी एक भूमिका को लगातार निभाने की कोशिश करने वाले, अपने जीवन संगनी को लगातार अपने हर प्रयास में एक सहभागी के रूप में लगातार लेके चलने वाले श्याम कुमार जैसे लोग बहुत सारे हमारे समाजों में हैं। लेकिन कहीं ना कहीं वो जिस पहचान के हकदार हैं, वो कहीं ना कहीं पीछे छूट जाती है। और हमारा प्रयास है कि श्याम कुमार जैसे साथियों को आप लोगों से परिचित कराएं, जिससे कम से कम हमें ये तो पता चले कि अधिकारों के संघर्ष के साथ साथ बहुत सारे ऐसे भी दलित समाज के लोग हैं जो अन्य क्षेत्रों पे भी, खासतौर पे कला संस्कृति के क्षेत्र पे निरंतर अपने स्तर पे समाज को आगे बढ़ाने में अपनी भूमिका अदा कर रहे हैं।